नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। अभी तक हमने इस सीरीज के 8 लेक्चर किए हैं। आज की चर्चा का विषय है मूल अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार के बारे में जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में, अन्य जिज्ञासाओं को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिया गया है और इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर होगा भाग 3 यानी बी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। भारत के संविधान का भाग 3 वही प्रश्न है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें कि मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो भारत में जो मूल अधिकार अपनाए गए हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार संविधान में मूल अधिकारों को प्रदान किया और जो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स कहलाता है वह मूल अधिकारों का दस्तावेज कहलाता है। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, चौथा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है, जो भाग 3 में वर्णित है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। पांचवा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? तो अंबेडकर जी ने जो मूल अधिकार का भाग था उस पे उन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है और भाग 3 यानी मूल अधिकारों के भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग की संज्ञा उन्होंने प्रदान की थी। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा सी यानी भाग 3। छठवें प्रश्न पर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, तीसरा ऑप्शन है सरलता से संशोधनीय नहीं है और चौथा ऑप्शन है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका सही उत्तर यह होगा कि मूल अधिकार इसलिए मूल अधिकार कहे जाते हैं क्योंकि वह उसे मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं, उसे किसी व्यक्ति ने या किसी व्यवस्था ने नहीं प्रदान किया है। और इसी के साथ एक जुड़ी हुई बात यह है कि जब किसी ने इसे प्रदान नहीं किया है तो कोई इसे छीन भी नहीं सकता। तो इस तरह से मूल अधिकार इसलिए मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं और अप्रतिदेय हैं, अर्थात उन्हें ना तो कोई प्रदान किया है और ना ही कोई उन्हें छीन सकता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल 24 अनुच्छेद उसमें हैं। हालांकि आप क्रम से जोड़ेंगे तो किसी अनुच्छेद का लोप भी कर दिया गया है और अनुच्छेद 21 में एक अन्य अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। तो यह बात अलग है, किंतु 12 से 35 तक में 24 अनुच्छेद आते हैं। तो इस तरह से 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी 24। 8वां प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी 7। 9वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले है, क्रम से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो इस तरह से 6 मूल अधिकार हमें भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के विषय में पूछा गया है कि क्या मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, अथवा संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, अथवा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा यह मूल संविधान का हिस्सा है, इसे बाद में नहीं जोड़ा गया है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय इनमें से 4 जो ऑप्शन है उनमें से किसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मूल अधिकार हैं। प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मूल कर्तव्यों को भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, और नीति निर्देशक तत्वों को भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं केवल मूल अधिकार ही ऐसे हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। 12वां प्रश्न है, मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके ऊपर है। तो मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर है। मुख्य रूप से अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी ये दोनों न्यायालय कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों पर, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। 13वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो सामान्य परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल आपात स्थितियों में ही हो सकता है और यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। 13वें प्रश्न के बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से सुनवाई करने का अधिकार जो मौलिक अधिकारों में है वह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है और इसे सीधे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। 15वां प्रश्न है, संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, अर्थात जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें कौन संशोधन कर सकता है। तो यह केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद मूल अधिकारों को घटा सकती है या बढ़ा सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किंतु ध्यान रखिएगा जो केशवानंद भारती का मामला था, केशवानंद भारती मामले के बाद से संविधान संशोधन में यह बात जुड़ गई कि कोई भी संविधान संशोधन तभी वैध होगा जब वह भारतीय संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन न कर रहा हो। तो मूल ढांचे के उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन वैध नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 16वें प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को के विषय में क्या सही है। निलंबित नहीं किया जा सकता या निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इन्हें विशेष परिस्थितियों में या आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, यानी बी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो होता है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। राज्यों के परस्पर विवाद वह भी केवल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए यह ऑप्शन सी सही होगा। डी ऑप्शन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, यह सभी न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। संविधान से उल्लंघन से संरक्षण सभी न्यायपालिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसे मतलब न्यायपालिका के पूरे भागों में लागू होता है, इसलिए केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो मामले आते हैं उसमें मूल अधिकारों का प्रवर्तन है, यानी सी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना गया है, सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो यह वही प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल आपातकाल में हो सकता है और ऐसा आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। 20वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है।
तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के दौरान आवश्यक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 20 का सही ऑप्शन ए होगा। 21वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य है। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, तो यह मौलिक अधिकारों का नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यह मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के उद्देश्य में नहीं आती है। इस तरह से 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। यह प्राप्त है देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, यह मूल अधिकारों को लागू करने का काम करते हैं। तो इस तरह से 22वें प्रश्न का उत्तर होगा डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। 24वां प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, अर्थात अगर राज्य कोई ऐसा काम करता है जिसमें कि उसके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके विरुद्ध एक गारंटी प्रदान की गई है। दूसरा है संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है यूएसओ के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 24वें प्रश्न में पहला सही है, यह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है मौलिक अधिकार। दूसरा है यह भाग 3 में है, तो यह भी सही है। तीसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो यह नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नीति निर्देशक तत्वों में है। और यह यूएसए के बिल ऑफ राइट यानी अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो यह भी गलत है, क्योंकि भारत का जो मौलिक अधिकार है या मौलिक अधिकार का भाग है वह बिल ऑफ राइट्स की भांति ही है। तो 24वां का सही उत्तर होगा पहला और दूसरा। यहाँ पर पहला और दूसरा जो ऑप्शन है उसे हम चुन लेंगे। 25वां प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, इसके बारे में हमें बताना है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से अलग जो विधियां हैं उन्हें शून्य घोषित किया जाता है, अवैध घोषित किया जाता है। इस तरह से मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। 14, 15, 16 और 17, 18 यानी कुल 5 अनुच्छेद हैं। इन 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार को बताया गया है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो भारतीय संविधान में जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि विधायन सत्ता यानी विधायिका के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो विधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, यानी ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो कि कानून अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून लागू करती हो। प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हैं। तो 26वें प्रश्न का आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर यह बताना है कि वह कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें कि समाजवाद के साथ मिला दिया गया है और उसके बाद समान कार्य के समान वेतन की मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हम पहले बता दें कि समाजवाद जो है वह प्रस्तावना में दिया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम लागू किया या उस पर अपने आदेश दिए।
तो यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका अंत किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समानता, यानी लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है। तो इस तरह से अगर इस बात को समाजवाद के साथ जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद 28वां प्रश्न है, विधि के सामने समानता का अधिकार किसमें बताया, यह किस तरह का अधिकार है। तो जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है, व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित सभी तरह की कार्यों को या उस तरह की प्रथाओं को अवैध घोषित किया गया है। तो 29वां प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 17 यानी सी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है। 31वां प्रश्न है, समानता के अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो है वह धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, यानी तीनों तरह की समानता को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। 32वें प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो हम बता दें आपको कि भारत सरकार अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के अभी तक जो भी संविधान में लागू करने के बाद यह व्यवस्था की गई है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके अन्य कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। इसमें भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि को छूट प्रदान की गई है। किंतु इसके साथ एक बात यह भी जुड़ी है कि जिन व्यक्तियों को ये उपाधियां प्राप्त होंगी वो अपने नाम के आगे या पीछे इन उपाधियों को लगा नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के बारे में प्रावधान किया गया है। 33वां प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों मिलते जुलते हैं। इसका सही नाम होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। यह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 34वें प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न यह है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसे किस अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसे समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा। 34वें प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी समता का अधिकार। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। 14, 15, 16 और 19 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। इनमें 14, 15, 16 ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 36वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। अर्थात यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद थे जिनके आधार पर समान कार्य के समान वेतन का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो पहला है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, दूसरा है समाजवादी के साथ अनुच्छेद 14 को मिलाकर पढ़ना, तीसरा है समाजवादी के साथ अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना, और चौथा है ABC को मिलाकर पढ़ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी समाजवादी शब्द के साथ अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन की बात स्पष्ट होती है।
37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न इस बारे में है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो रायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से विधि के समक्ष समता का अधिकार, बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो रायराजन मामला जो है वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार में संशोधन किया गया था। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। 38वां प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद उपबंधित है। तो भारत में जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से बताया गया है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी में ही जो प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। संविधान के अनुच्छेद 1 का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में ही प्रेस की आज़ादी, समाचार पत्रों की आज़ादी निहित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है कि भारत में संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो यह अनुच्छेद 19(1) में निहित है, जिसमें प्रेस की आज़ादी या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है और प्रेस की आज़ादी उसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद 40वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिन्हें बारी बारी से इस तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके बाद से सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, उसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता है और आवागमन की स्वतंत्रता के बाद कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है और उसके बाद है कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। 41वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से शुरू होता है, 19, 20, 21 और 22 में यह वर्णित किया गया है। इस तरह से 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 19 से 22। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 42 प्रश्न क्रमांक 42 में है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो जो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 किस कार्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, इसके बारे में 4 ऑप्शन है। कार्यपालिका के विरुद्ध, विधायिका के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध और कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 में जो है वह विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से अलग नहीं किया जाएगा, अर्थात जीवन के अधिकार के बारे में है। तो यह कार्यपालिका के विरुद्ध प्रदान किया गया अधिकार है। विधि के प्राधिकार के बिना शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें विधायिका शामिल नहीं होती। यह कार्यपालिका के विरुद्ध प्रदान किया गया अधिकार है। अनुच्छेद प्रश्न क्रमांक 44 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी से संबंधित है। तो प्रेस की आज़ादी से संबंधित है अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन ए। 45वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन से हैं। तो नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार इनमें से कौन कौन से हैं। पहला है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता। तो यह नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हथियार के साथ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं है। वही व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है जो हथियार लिया हुआ न हो, यानी निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र की स्वतंत्रता, यह भी गलत है, यह भी अधिकार नहीं दिया गया है। भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चौथा है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भारत के संविधान में नहीं प्राप्त की जा सकती, वह विदेश जिस देश में आप रहेंगे उस देश के संविधान से प्राप्त होगी, यानी यह ऑप्शन भी गलत है। आप ध्यान रखिएगा, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता को विदेश जाने की स्वतंत्रता से मत जोड़िएगा। विदेश जाने की स्वतंत्रता या यात्रा की स्वतंत्रता भारत में नागरिकों को प्राप्त है और यह मेनका गांधी केस से
प्रचलित हुई है। तो इसलिए विदेश में घूमने की स्वतंत्रता उससे अलग है, उसे इसके साथ जोड़ करके मत देखिएगा। 46वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 19(1) में निहित है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार तो है, व्यवसाय का अधिकार भी है, हड़ताल पर जाने का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस तरह से, और इसके अलावा धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, यानी 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। 48वें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, उसी की व्याख्या में विदेश यात्रा के अधिकार को भी जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। यह मेनका गांधी के केस में जोड़ा गया है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने जोड़ा है। तो इस तरह से अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार में विदेश यात्रा के अधिकार को समझा जा सकता है। 49वां प्रश्न है, 49 जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी इसके लिए बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, वह उसका असम्मान नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं कर सकता, बाकी वह उसे गाने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें अगर वह बाध्य नहीं है तो किस आधार पर, अर्थात कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो उसे इसकी आज़ादी प्रदान करता है? तो पहला है, इसमें वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ध्यान रखिएगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें कुछ भी बोलने, जो भी सही हो, कुछ भी बोलने का मतलब यह नहीं सदाचार के विरुद्ध बातें बोलने की बात नहीं है। उसमें बोलने की स्वतंत्रता के साथ न बोलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसकी वाक की स्वतंत्रता बाधित होती है। इस तरह से 49वें का पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो हो सकता है कि कोई धर्म उसे अपने धार्मिक आस्था या विश्वास के विरुद्ध मानता हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 49वें का सही पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है, इसलिए तो तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह इररिलेवेंट है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस तरह से 49वां का सही उत्तर होगा 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन कौन से, यह हमें छांटना है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है, विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है, और इसके साथ साथ समान कार्य के समान वेतन को भी मौलिक अधिकार बताया है। तो इस तरह से ऑप्शन जो डी है 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 51वां जो प्रश्न है आपके सामने है, 51वां प्रश्न इस बारे में है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सी स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो अबाधित स्वतंत्रता इसमें लिखा गया है यह गलत है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाधित नहीं है, यह गलत है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह सही है। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, यह भी सही है। तो इस तरह से 51वां का सही ऑप्शन होगा ए, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, यह सत्य नहीं है। 52वां प्रश्न है, संविधान में किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान के अनुच्छेद, अभी तक हमने स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के बारे में चर्चा की। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 समानता के अधिकार हैं। 19, 20, 21, 22 यह स्वतंत्रता के अधिकार हैं। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जिनमें 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, दुर्व्यापार मतलब मनुष्य को वस्तुओं की भांति खरीदना बेचना, और बलात्श्रम का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक काम करवाना, बेगारी या बलपूर्वक काम करवाना।
तो यह 23वें अनुच्छेद में है। 24वें अनुच्छेद में है कि बालकों को खतरनाक कामों में लगाना यह भी प्रतिबंधित है, जैसे कारखाने हैं, खदान है या कोई भी खतरनाक काम है तो उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालक को लगाना भी अवैध घोषित किया गया है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। 53वां प्रश्न है आपके सामने। 53वां प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खदान, खान या अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खान या संकटमय कार्यों में लगाना प्रतिबंधित किया गया है। 55वां प्रश्न है, कारखानों या खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। तो 14 वर्ष की आयु तक किसी भी व्यक्ति को इसमें नहीं लगाया जा सकता। अर्थात बालकों के शरीर और उनकी स्वास्थ्य इत्यादि के विरुद्ध अगर ये काम है तो उसे 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को किसी काम में नहीं लगाया जा सकता। 56वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने समय के अंदर? 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा। 57वां प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पटाखे बनाने के कारखानों में काम करते हैं, इस तरह बच्चों के काम देने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लंघन होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 58वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि यह भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 इस बारे में प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 59वां प्रश्न, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो पहला तो इसमें से अर्थात किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया उसके भी कुछ अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकारी होता है, अर्थात उसे बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, वह अपने रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श एवं बचाव के लिए प्रयास कर सकता है, तो यह भी अधिकार उसे प्रदान है। और तीसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का भी उसे अधिकार प्रदान किया गया, अर्थात उपर्युक्त सभी अधिकार उसे प्राप्त हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 60 पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है। 60 प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 से 30, ऑप्शन डी। 61वां प्रश्न है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। 61वें प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, धर्म की स्वतंत्रता। 62वां प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में, उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। तो उसमें धर्म प्रचार का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, और धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है। तो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि धर्मांतरण एक अपराध के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति को लालच या भय दिखा करके धर्मांतरण के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 24, 25, 26 और 27। तो सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कृपाण धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद 25 में है। 64वां प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, किन आधार पर।
तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है और लोक व्यवस्था के आधार पर इन धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात 64वें का सही ऑप्शन होगा डी 1, 2, 3। 65वां प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं के संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में यहाँ पर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में यह प्रदान किया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, वह अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29-30 यानी 65वें प्रश्न का सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 29 और 30। 66वां प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 में अधिकार प्रदान किया गया है। 67वां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अर्थात अनुच्छेद 32 में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इस तरह से 69वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 70वां प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ए ऑप्शन है, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, यह सही है। बी ऑप्शन है, सेना सदस्यों के संबंध में, यह भी सही है। सी ऑप्शन है, सैनिक विधि लागू होने पर। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सही है। 70वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। 71वां प्रश्न है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपर्युक्त सभी, इनमें से कौन से अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लागू होते हैं? तो वह है मौलिक अधिकार, यानी 71वां का बी। 72वें प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? अब इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस चीज़ को जारी करके मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित या लागू किया जाता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या अधिसूचना? यहाँ पर आपको पता होगा कि अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, जिन्हें हिंदी में समादेश कहा जाता है। तो 72वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी समादेश या रिट। 73वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। 73वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, हैबियस कॉर्पस, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर वह बंदी बनाया गया है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 74वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न है इस बारे में कि विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किस न्यायालय को है? तो यह राज्यों की उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, अन्य किसी न्यायालय को नहीं है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। 76वां प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त जो भी 5 तरह के रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त अन्य 4 जो रिट हैं उन्हें भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। उत्प्रेषण को भी जारी कर सकता है, परमादेश को भी जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा को भी जारी कर सकता है और प्रतिषेध को भी जारी कर सकता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा 76वें का ई, यानी उपर्युक्त सभी। अब अलग अलग रिट के बारे में हम आपको अलग अलग बता दें। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि ऐसी जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए तो उस व्यक्ति को
न्यायालय के समक्ष इस रिट को लगाने से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए होता है। दूसरा है उत्प्रेषण, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ क्रम से नहीं दिया हुआ है, जैसे लिखा है उसी तरह हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा उत्प्रेषण यहाँ पर है। उत्प्रेषण का मतलब होता है नीचे के मामले को ऊपर मंगाना। अगर न्यायालय को, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि निचली अदालतों में कुछ त्रुटिपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं, तो वह संबंधित मामले को ऊपर की अदालत में या दूसरे अदालतों में सौंप सकता है या उत्प्रेषण का कार्य अपने हाथ में ले सकता है अर्थात। तो इस तरह से इसे उत्प्रेषण रिट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बी ऑप्शन है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि कोई भी लोक अधिकारी, चाहे वो कोई निगम हो या कोई सार्वजनिक अधिकारी हो, अगर अपना कार्य नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि उस अधिकारी को या उस निगम को, उस संस्था को आदेश दे करके उसे उसके कर्तव्यों की याद दिलाए और कर्तव्यों को करने के लिए आदेशित करे। तो यह परमादेश कहलाता है। सी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद, सरकारी पद को धारण करता है और वह उसके योग्य नहीं है, अर्थात कोई अवैध व्यक्ति किसी पद को धारण करता है, तब अधिकार परीक्षा लगाया जाता है कि आपने जो यह पद धारण किया वह किस अधिकार से किया है। तो यह सी यानी अधिकार परीक्षा के बारे में है। डी है यहाँ पर प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाना। न्यायालय इस तरह के आदेश जारी करता है। तो इस तरह से हमने चारों रिट के बारे में जाना है, पांचों रिट के बारे में हमने जाना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 77वां प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किससे संबंधित है। तो यह ए है, केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा दाखिल की जा सकती है, कि किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा दाखिल की जा सकती है। और डी ऑप्शन है, निजी, निरुद्ध व्यक्ति और हितबद्ध दोनों व्यक्तियों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी याचिका है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी लगाई जा सकती है जिसे निरुद्ध यानी प्रतिबंधित किया गया हो, नज़रबंद किया गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, अथवा उससे संबंधित कोई व्यक्ति है, उसका रिश्तेदार है, परिवार है, उसके द्वारा भी लगाई जा सकती है। तो 77वें प्रश्न का उत्तर होगा निरुद्ध और हितबद्ध दोनों व्यक्तियों द्वारा यह याचिका लगाई जा सकती है। 78वां प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में, बाकी संपत्ति की हानि या अतिरिक्त कर या भाषण की स्वतंत्रता के उल्लंघन इत्यादि के पर बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी किया जाता। 79वां प्रश्न है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत समादेश कौन सा है। तो इनमें से कौन सा रिट जारी किया जाता है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में। तो यहाँ पर हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसा रिट है जो कि अवैध निरोध यानी किसी भी व्यक्ति को की अवैध गिरफ्तारी या अवैध नज़रबंदी के विरुद्ध जारी किया जाता है। 80 प्रश्न क्रमांक 80 है कि किस याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो यह है परमादेश। परमादेश यानी मैंडमस जो है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर होगा बी परमादेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं 81। प्रश्न क्रमांक 81 में है कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। तो किसी भी व्यक्ति जो कि अवैध व्यक्ति हो और किसी सरकारी पद को धारण करता हो तो वह उसे बचाने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है, अर्थात तुमने जो पद धारण किया है वह किस अधिकार से किया है इसकी जांच की जाती है। 81वें प्रश्न का उत्तर होगा अधिकार परीक्षा। 82वां प्रश्न है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं, अगर वह उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट है परमादेश। परमादेश के माध्यम से उन कार्यों को कराया जाता है। 83वां जो प्रश्न है वह है कि वह रिट बताइए जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। तो यह परमादेश के द्वारा किसी व्यक्ति के कर्तव्य को पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। 84वां प्रश्न है किस रिट के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है। तो यह परमादेश कहलाता है। परमादेश के माध्यम से यह कार्य कराया जाता है।
85वां प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यह भी मैंडमस यानी परमादेश के बारे में ही है। 86वां प्रश्न है, उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी की जाती है। अगर उत्प्रेषण का मतलब होता है कि निचली अदालत से मामले को ऊपर की अदालत में मंगाना, ऊपर उठाना, तो इस तरह से अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर, और 86वां प्रश्न के 2 ऑप्शन ये हैं कि अभिलेख में प्रत्यक्षतः त्रुटि, और डी है उपर्युक्त सभी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जो मामले मंगाए जाते हैं उनमें यह कारण भी हो सकता है कि उनकी अधिकारिता का अभाव हो या अधिकारिता से अधिक कार्य कर रहे हों, अथवा नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन न किया जा रहा हो, अथवा जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों, जो निर्णय दिए जा रहे हैं उनमें त्रुटि हो। ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। इस तरह से 86वें प्रश्न का सही आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। 87वां प्रश्न है, किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को किसी कार्यवाही करने से रोका जाता है। तो किसी कर्मचारी को कार्यवाही करने से रोका जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। तो इनमें से अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्यवाही करने से रोकने के लिए प्रतिषेध की जो रिट है वह जारी की जाती है। 88वां प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है। तो परमादेश के माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति को या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करता है, उसे पालन करने के लिए आदेश जारी करता है, अर्थात 88वां का उत्तर होगा डी। 89वां जो प्रश्न है उसका प्रश्न है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, समानता का अधिकार मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 90, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। 91 प्रश्न क्रमांक 91, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अब संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में 301 अनुच्छेद क्रमांक 301 है, अनुच्छेद क्रमांक 300 का है, उसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 93, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मौलिक अधिकारों को सामान्य वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। सामान्य वैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार में यह अंतर है कि सामान्य मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, और जो सामान्य वैधानिक अधिकार हैं उनके लिए सामान्य प्रक्रिया, जो न्याय की प्रक्रिया है उसका पालन करना होता है। जो मौलिक अधिकार हैं वो उल्लंघनीय हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जबकि कानूनी अधिकारों का यथासमय उल्लंघन किया जा सकता है। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। प्रश्न क्रमांक 95, यहाँ पर है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो यह विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 97, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 98, भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार, इनमें से सारे मूलभूत अधिकार हैं, केवल संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार नहीं कहा जाता। इस तरह 98 प्रश्न क्रमांक 98 का जो उत्तर है वह संपत्ति का अधिकार, यह अधिकार तो है, संविधान में दिया भी गया है, किंतु संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 99। प्रश्न क्रमांक 99 इस बारे में है, यहाँ पर मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, क्योंकि यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 99 का सही उत्तर होगा बी, नागरिक अधिकार। यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, उनका मिलान करना है। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। वाक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस तरह से हमने सूची का मिलान कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 101, मौलिक अधिकारों में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में 4 ऑप्शन है यहाँ पर। हड़ताल करने की आज़ादी है, शामिल नहीं है। विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शामिल है। मौलिक अधिकारों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है और धरना देने की आज़ादी है। केवल हड़ताल करने की आज़ादी नहीं। इस तरह से 101 का उत्तर हुआ ए, हड़ताल करने की आज़ादी। 102 का उत्तर है, किस वाद में संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो हमने इस पर चर्चा की थी कि केशवानंद भारती वाद में यह कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है इनमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 103, प्रश्न क्रमांक 103, वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार उन्हें प्राप्त है और विधि के समक्ष समता का अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 104 में बी ऑप्शन जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वह विदेशी व्यक्तियों को, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 105, 6 वर्ष की आयु के 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह मूल अधिकार में जुड़ा है। अनुच्छेद 21 का जो है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 106, समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में दिया गया है, अर्थात 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 107 पर चलते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसे है। तो यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने का अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इनमें से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 109, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। प्रश्न क्रमांक 110, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। वह रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वह रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 111, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो यह परमादेश होती है। परमादेश के द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 112, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 17 और 18 समानता से संबंधित हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों के अंत पे है, अर्थात यह सामाजिक समानता के बारे में है। प्रश्न क्रमांक 113, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकारों को पहले संशोधन नहीं किया जा सकता, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जो गोलकनाथ का मामला था। बाद में केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूल ढांचे को छोड़ करके। तो इस तरह से 113वें प्रश्न का उत्तर है डी, गोलकनाथ का मामला।
114वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? तो वर्तमान में सूचना का अधिकार सभी राज्यों में लागू होता है। यह 2009 का प्रश्न है, इसलिए यह पुराना है। अभी जम्मू कश्मीर, उस समय इसका ऑप्शन जम्मू कश्मीर था, किंतु अभी सूचना का अधिकार सभी राज्यों में लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विशेष उपबंध हटा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 116, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है संसद। भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 117, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा जारी होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जारी आपातकाल में ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 118, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए रिट जारी की जाती है। तो इस तरह से हमने मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया, उनके उत्तरों, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं या प्रश्न हो वह आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महादेव।